अस्सलाम वालेकुम हसलर्स, कैसे हो? तो मैं यार आज आया हूँ, ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है फ्रांस को लेके और सारे प्रोसेस को लेके। तो मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ, उससे मिलने जा रहा हूँ, वो मेरा वेट कर रहा है और उससे जाके आज जो है हम सारा प्रोसेस पूछेंगे कि वो यहाँ पे कैसे आए हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, कितना उनका बजट लगा है और फ्रांस आने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सारी चीज़ें पूछेंगे। तो मिलते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, तबीयत से खैरियत ठीक है? करम सेहत हसीन। अच्छा, तो हसीब भाई आज थोड़ा सा आपसे टाइम लिया है, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। जी जी खैरियत से हैं। ज़रा आज आपको पता है संडे है, लेट उठे हैं और तो अब थोड़ा सा शुरू करते हैं, मैंने आपका इंटरव्यू करना था जी आज। जी वाई नॉट वाई नॉट। थोड़ा सा हमारे जो बच्चे आने वाले हैं ना, उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। ओके तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है। ओके, चलें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। मेरा नाम कंवर हसीब अहमद है और एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से हूँ। शायद लोगों ने सुना होगा छांगा मांगा जंगल के बारे में, तो एक्चुअली वो उस रीजन से मैं हूँ और मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हुई है, बीएससी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूईटी। और उसके बाद मेरा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। एक कंपनी है लाहौर में टेक्सटाइल की, सॉफ्टवुड टेक्सटाइल्स, वहाँ से। और उसके बाद फिर मैंने चूज़ किया कि अब्रॉड मूव किया जाए। नाइस यार, ये इनका अच्छा काफ़ी प्रोसेस रहा है। तो मैं अब इनसे अगले सवाल की तरफ जाता हूँ। तो यार क्या मोटिवेट किया आपको फ्रांस आने के लिए? Actually, यार, to be very honest, France was not the first priority actually. First priority was Germany. I tried और जर्मनी में एडमिशन्स भी हो गए, बट मैंने जो है ना वो काफ़ी अपॉइंटमेंट के लिए वेट किया। तो जब 1 साल गुजर गया और एक ऑलरेडी मैं 1 साल ज़ाया कर चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, अब नहीं करना। उसके मीन पैरेलल में मैंने फ़्रांस के लिए भी एडमिशन अप्लाई किए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे एक एडमिशन रिसीव हुआ आई थिंक अप्रैल 2025 में, मतलब सेम ईयर। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो फ्रांस को एज अ डेस्टिनेशन चूज़ कर लिया तो मतलब आप स्टडी के लिए। फ्रांस आना नहीं चाहते थे? आप कह सकते हैं, मतलब यूरोप में। फ्रांस आपका फाइनल गोल नहीं था? नहीं, नो नो नो, एक्चुअली इट वाज नॉट। फाइनल जो डेस्टिनेशन थी वो जर्मनी थी, बट वही जो होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल, फिर ऐसे ही है। फाइनली आई एम हियर। अच्छा, तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मुझे आप थोड़ा सा जो है ना अपने प्रोसेस के बारे में बताएं, प्रोसेस जर्नी क्या रही है आपकी, क्या क्या स्ट्रगल्स थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। एक्चुअली यार, प्रोसेस यानी अब मैं वही कहूँगा कि जिसे कहते हैं ना, जब अल्लाह को मंजूर हो तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अल्लाह ताला आपको लेके जाना चाह रहे हो। तो जो फ्रांस का प्रोसीजर है उसमें ये था कि एडमिशन हुआ, उसके बाद बहुत सारी चैलेंजेस आ जाते हैं आपको, जैसे बैंक स्टेटमेंट का चैलेंज आ जाता है आपको, ठीक है, उसको मेंटेन करना। फ्रांस के लिए बैंक तो स्टेटमेंट थोड़ा को सा ये मेंटेन बैंक करना। स्टेटमेंट का भी बच्चों को आइडिया देते हैं ताकि उनको जो बैंक एक्चुअली स्टेटमेंट में मसला होता बैंक है वो हल हो जाए। स्टेटमेंट इस तरह होती है कि यूजुअली अगर आपकी फ़ीस जो है वो यूनिवर्सिटी में मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 250 यूरोज़ के राउंड अबाउट है, तो आपको आपका सिर्फ जो लिविंग एक्सपेंस है पूरे साल का वो शो करना होता है, ठीक है। और अगर आपकी फ़ीस है यूनिवर्सिटी में तो फ़ीस प्लस लिविंग एक्सपेंस वो आपको शो करना होता है, लेकिन आपकी स्टेटमेंट इस तरह ना हो कि मतलब आपने वो यकदम जो है ना अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए और वो शो कर दिए। वो थोड़ी सी जो है ना वो अनसर्टन स्टेटमेंट होती है और उस पर एम्बेसी क्वेश्चन करती है, तो लिहाजा स्टेटमेंट जो है ना बड़ी ही स्मूथ होनी चाहिए, लाइक 6 मंथ से 8 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इट वुड बी ग्रेट अगर ये आपके आपके अकाउंट में है, अदरवाइज़ मदर की, फादर की या आपके करीबी रिश्तेदार की चल जाती है। तो आपके केस में जो आपकी स्टेटमेंट थी, आपने उसमें कितने पैसे रखे थे और कितने टाइम के लिए रखे थे? मेरे केस में ऐसा था कि चूँकि मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है तो पब्लिक यूनिवर्सिटी, बट उसकी जो 1 साल की फ़ीस है वो 5000 यूरोज़ है और जो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस है वो 3000 यूरोज़ है। तो आप हम उसको इस तरह डिवीज़न की थी कि जो मेरा एनुअल यहाँ पे एक्सपेंडिचर आना था वो, और प्लस मेरी फ़ीस वो मैंने शो की थी, तो इट वाज़ अबाउट 4.5 मिलियन। तो जो क्लोजिंग स्टेटमेंट थी वो 4.5 मिलियन थी। तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि आप स्पॉन्सर खुद उन्हें सेल्फ स्पॉन्सर रखें या फादर को स्पॉन्सर बनाएं या भाई को, क्या सूट करेगा ज़्यादा? यार देखो, मेरे केस में मतलब मैंने बाकियों का तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे केस में ये था कि मेरे पास अपनी स्टेटमेंट थी, मतलब मेरे ही अकाउंट की स्टेटमेंट थी। सो मैंने फादर को एज अ बेनिफिशियरी आपको वो डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो बाद में आप मतलब वही आपके गार्डियन होंगे और वही चीज़ें जो है ना वो बाद में मैनेज करेंगे। लेकिन ये है कि स्टेटमेंट अगर आपके पास अपनी है तो वो ग्रेट है, मतलब वेल एंड गुड, और नहीं है तो फिर फादर और मदर, दैट्स आल्सो चलें, कैन ये बी तो वर्क। स्टेटमेंट का हो गया। अब थोड़ा सा आगे का प्रोसेस बताएं, स्टेटमेंट के बाद क्या किया था आपने? स्टेटमेंट के बाद यार, स्टेटमेंट तो मेंटेन हो रही थी, मीनवाइल बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, आपको पता है पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन इज़
हेल आपको डिग्रीज लेनी पड़ती हैं, उसके बाद फिर आप उन्हीं इदारों से जाके डिग्री टेस्ट करवाते हैं। सो वाज वेरी हेक्टिक। लेकिन ये है कि आप जब वो सारी चीज़ें अटेस्टेशन करा लेते हैं, एम्बेसी का प्रोसेस जो था ना वो बहुत स्मूथ था, सीधी बात है। मतलब इसमें फ्रांस एम्बेसी या शायद वहाँ पे अभी इतनी सैचुरेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक वो प्रोसेस बहुत स्मूथ था। जैसे ही मुझे मेरा वैलिडेशन सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया, उसके बाद मैं AG ऑफिस गया, अपने वो अपॉइंटमेंट बुक किया। अपॉइंटमेंट 3-4 दिन उस दौरान ईद थी, और ईद से फौरी 2 दिन बाद की मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई, और मैं अपॉइंटमेंट अपने डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करके वहाँ गया हूँ। और मेरा इंटरव्यू जो था वो कैंपस फ्रांस में नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। तो मेरा इंटरव्यू डायरेक्ट इस्लामाबाद एम्बेसी में, मतलब फ्रेंच एम्बेसी में फ्रेंच काउंसलर्स ने लिया था। तो खैर वहाँ गए और इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू में कोई मुश्किल तो नहीं आई? इजी होता है? इंटरव्यू बहुत इजी होता है। मतलब वो जस्ट आपसे वेरीफाई कर रहे हैं कि आप जहाँ पे जा रहे हैं आप उसके बारे में हाउ नाउ है आपके पास, और आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या गोल्स हैं। मेरा ख्याल ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर आई वुड से अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान में हैं। ठीक है। तो ये था। उसके बाद फिर जब मैं अपनी फ़ाइल सबमिट करके आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन बाद जो है ना वो मुझे मैसेज रिसीव हो गया कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें AG ऑफिस से। लेकिन मुझे चूँकि पता नहीं था कि वो उसमें, जब AG ऑफिस में पहुंचा तो वो फर्स्ट वन मैं ही था, पहला बंदा। और उन्होंने फिर पासपोर्ट जब खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वीज़ा स्टैम्प्ड ऑन। कैसी फीलिंग थी उस टाइम? फीलिंग वाज ऑसम, ठीक है। इतना खुश, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं किसी हवाओं में उड़ रहा हूँ, और किसी की परवाह नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन ये था कि फिर उसके बाद मैं अपना वीज़ा लेके वापस आया, और मैंने 2-4 दिन किसी को नहीं बताया, मतलब कि नजरें लग जाती हैं। लेकिन एक वन थिंग कि आपके कुछ करीबी दोस्त होते हैं जो आप मतलब उनसे कुछ नहीं छुपाते। उनको मैंने विदिन 5 मिनट्स बता दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा आ गया। तो वो मुझसे ज़्यादा वो खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि वो भी ऑलरेडी पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ एक ही पाकिस्तान में है, क्योंकि उसने शादी कराने का फैसला कर लिया। और एक उज़्बेकिस्तान में है, एक UK में बैठा है, और एक आपके सामने फ्रांस में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं कि आपकी ट्रैवलिंग जर्नी कैसी रही है? ट्रैवलिंग के बारे में बताएं कि इजी प्रोसेस था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप भी ट्रैवल कर रहे थे, तो कैसा रहा आपका? यार ऑनेस्टली मेरे लिए ट्रैवलिंग बहुत जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। एक तो ये था कि मैंने ना वो जिसे कहते हैं ना वो अल्लाह के आसरे अपने जिसे कहते हैं ना बोरिया बिस्तरा बांधा। मेरा यहाँ पे कुछ जानने वाला नहीं था। इवन आप लोगों से भी बड़ी बाद में मुलाकात हुई है। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं है, जो है ना अल्लाह वसीले बनाने वाला है। तो मैंने टिकट बुक की हैं, और उसके बाद जो है ना टर्किश एयरलाइंस की, और उसके बाद निकल पड़ा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं मेरा एक्चुअली स्टे था इस्तांबुल में। इट वाज 17 आवर्स लॉन्ग, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया? टाइम कैसे गुजारा? उसमें यार देखो, उसमें मैं हैक बता दूं आप सबको कि चूँकि मैं बिज़नेस और डेवलपमेंट का बंदा रहा हूं, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते थे। उन्होंने मुझे बहुत सारे हैक्स बताए हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो अपना चूज़ करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड का। अच्छा, ठीक है। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको दुनिया भर के कुछ बहुत बड़े जो एयरपोर्ट्स होते हैं ना, मतलब उसमें ना ऑलमोस्ट मेरे कार्ड पे ना 32 एयरपोर्ट्स हैं जो जिनके VIP लाउंजेस फ्री हैं, ठीक है। तो मैं टर्की एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं, और फर्स्ट ऑफ ऑल यार आप लाहौर एयरपोर्ट से निकलते हैं और आप टर्की के एयरपोर्ट पे इस्तांबुल उतर रहे हैं, तो भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। आप सोचते हैं कि यार मैं दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में आया हूँ, और वाकई ये एक अलग दुनिया, मतलब हम तो बहुत पीछे रहे। खैर वहाँ पे मैंने अपना स्टैंडर्ड चार्टर्ड के थ्रू जो है ना वो VIP IGA लाउंज होता है उनका, वो एक्सेस किया, और मैंने 17 घंटे वहाँ पे फ्री फूड एंड फ्री स्लीप, एवरीथिंग वाज फ्री, इवन हर चीज़ फ्री थी। हमें तो वैसे ही सब कुछ फ्री मिल जाए तो हम बहुत खुश होते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें फ्री थी, और लेकिन उसके लिए एक सर्टेन फ़ी होती है जो आप ऑलरेडी कार्ड को पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो ये है। उसके बाद असल इंटरेस्टिंग सफ़र शुरू होता है यहाँ से, जब मैं टर्की के एयरपोर्ट से बैठा हूँ बोगदो के लिए। मैंने टिकट बुक की थी ट्रक बोगदो की। अब बोगदो में जब मैं आ तो गया हूँ, बोगदो के बाद मैंने बस पकड़ी है, 10 यूरो की बस थी। उसने मुझे मेन स्टेशन पे सेंट जीन्स का एक स्टेशन है, वहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे उतारा है। वहाँ से अब मैंने ट्रेन पकड़ के बायोन आना था, वहाँ से कोई ऑलमोस्ट 2 घंटे का ट्रैवल है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैंने एक टिकट ऑलरेडी परचेज की हुई थी, मतलब एडवांस, एवरीथिंग वाज परफेक्टली प्लान्ड। बट क्या हुआ, आपको पता अनफॉर्चुनेट सीन हो गया, फ्लाइट डिले हो गई और पहली ट्रेन मिस हो गई, ठीक है। अब मेरे 27 यूरो ज़ाया हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने 31 यूरो की फिर एक ट्रेन टिकट खरीदी है,
और वो निकलनी थी 2:20 पे, और जब मैं बैठ तो गया उस ट्रेन में जब मैं उस 2 घंटे की ट्रेन में बैठा हूँ तो क्या हुआ है कि वो 2:32 हो गए हैं और वो ट्रेन चली नहीं। अच्छा। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये चल क्यों नहीं रही है ना, हाँ। और डब्बा सारा खाली है। मैं सोच रहा हूँ शायद ना अंग्रेज बहुत कम है यहाँ पे तो मैं अकेला ही हूँ। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि मुझे थोड़ी देर बाद ट्रेन कोच अंदर आता है और वो कहता है, उसको आपको इंग्लिश आपको पता है उनको बहुत कम आती है, तो कहता है दिस इज़ रॉन्ग वन। तो मैंने उसको बताई, अपनी टिकट दिखाई और सारी चीज़ें बताई। मुझसे कहता है देखें ये मेन स्टेशन है बोगदो का, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेन को स्प्लिट कर दिया। आप ट्रेन के पिछले हिस्से में अगला हिस्सा चला गया और मैं नाइस यार, ये तो हैवी हो गया और मैं उस वक्त मोए हो गई मोए हो गया था और मैं बड़ा परेशान था, क्योंकि ना एक तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी, आपको पता है क्रूज़ की अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी, और मैंने अपनी कीज़ लेनी थी, उसकी अपॉइंटमेंट थी 5 बजे की, और अकॉर्डिंग टू ट्रेन मैं 4 बजे पहुंच सकता था, लेकिन वो मैंने ट्रेन मिस कर दी। अब मैं ना बस वहाँ रोने वाला हुआ था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, कोई बंदा ना जानने वाला हो ना आपका, तो कोई आप अकेले होते हैं, ठीक है, और आपके साथ वो 45 kg के बैग्स होते हैं जो आप अपने साथ घसीट होते हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने थोड़ा हौसला किया और एक TER ट्रेन की ना 19 यूरो की फिर एक ट्रेन टिकट खरीदी, ठीक है। वो जा रही थी 3:19 पे। खैर उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही जगह बैठा जाके, ठीक है, अपने बैग शैग उठाए और बैठा, और उसके बाद 2 घंटे मैं इतना थक चुका था कि ट्रेन में सोया रहा। खैर 2 घंटे बाद वो बायोन स्टेशन पे पहुंची है। बायोन पे उतरा हूँ तो फॉर्चुनेटली मुझे एक बंदा मिला, नदीम नाम का ना, वो एरास्मस स्कॉलर है, ठीक है। अब उसने, आपको पता है पाकिस्तान की खाल ना दूर से पहचान जाते हैं, तो उसने मुझे कहा पाकिस्तानी हो, मैंने कहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ। फिर उसके बाद उससे बातचीत हुई और उसके साथ इकट्ठे उतरे। खैर उसकी कोई और यूनिवर्सिटी थी, मतलब दूसरा कैंपस था और अलग हॉस्टल्स थे, तो लेकिन मैंने यहाँ आना था अगेंसत पे। उसके बाद फिर हमें एक बंदा मिल गया स्टूडेंट, नेक आदमी, ठीक है, गोरा नेक। उसने हमें, खैर उसको इंग्लिश बोलनी आती थी, उसने नॉट टू मच बट इतनी इंग्लिश बोलनी आती थी कि हमें एक्सप्लेन कर पाए। तो उसने हमें वहाँ से 1.5 यूरो की एक टिकट लेके दी, आपको पता है ट्राम की टिकट लेके दी। वहाँ से हम बैठे हैं उस पर, बस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। उसने मुझे एक स्टेशन पे उतार दिए। अब वहाँ से आगे मुझे फिर नहीं पता, क्योंकि और साथ साथ मैं मेंशन करता चलूँ अपने माशाल्लाह पाकिस्तान की जैज़ कंपनी को, जिसकी मैं इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करा के आया था और साथ में पैकेज लगवा के आया था इंटरनेशनल। उसने मौके पे आके धोखा दे दिया और वो चला नहीं, तो मैप नहीं चल रहा था। अब आप समझें, चाहे आपका घर 2 गली दूर है लेकिन आप एक अनजान इलाके में और आपका मैप नहीं चल रहा, तो आप यूजलेस हैं, मतलब बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, वो आप हैंडीकैप हो चुके हैं। सॉरी यहाँ मैं आपकी बात काटूंगा यार। जैज़ जो है ना, जैज़ आपके साथ जो मेरा है ना, वो भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं इनके ऑफिस गया मुल्तान में इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवाने, और जब मैं वहाँ पे गया तो इन्होंने मुझे बोला कि आपको पैकेज ख़रीदना पड़ेगा उसका, रॉक्स का, पता नहीं रॉक्स नाम था उसका शायद। तो वो पैकेज था, इन्होंने करवाया कि आपको कम से कम जो है ना 2500 वाला ख़रीदना पड़ेगा। तो मैं अब वहाँ पे मजबूर था कि मुझे अब इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करानी है, तो मैं अब क्या करूँ। तो वो मैंने वहाँ 2500 रुपये पे किए और उन्होंने कहा ये पैकेज आपका लग गया महीने के लिए और आपकी इंटरनेशनल रोमिंग भी ऑन होगी। हालांकि इंटरनेशनल रोमिंग करने के लिए सिर्फ एक उनको बटन ऑन करना पड़ता है अपनी साइट के थ्रू, जिससे इंटरनेशनल रोमिंग ऑन हो जाती है। वहाँ जाके दोबारा पैकेज तो करेगा ना बंदा। तो लेकिन इन्होंने जैज़ वालों ने 2500 वहाँ पे निकलवाए। तो यार जैज़ थोड़ा ख्याल करें, अदरवाइज जो है इस तरीके से आप मज़ीद जलील होते रहेंगे। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं यार। अच्छा, तो ये था। अब वो आपको पता है आपको गलियाँ नहीं मिल रही, लेकिन फिर एक नेक गोरा मुझे मिल गया, ठीक है। उसने देखा मेरे हाथ में काफ़ी सामान है, तो वो अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। तो खैर उसको भी इंग्लिश बोलनी आती थी। उसने मुझे बोला कि, मैंने उसको अपना एड्रेस दिखाया। खैर उसने खुद ही अपने मैप पे वो एड्रेस फाउंड किया और मेरे साथ मेरा एक बैग घसीटते हुए, खींचते हुए मुझे हॉस्टल पे छोड़ के गया। और आगे जो हॉस्टल कोच मिली है, देखें वो कैसी बात है, जो कि मैं मतलब इख्तलाफ रखता हूँ यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आपके पास एक ऐसा स्टूडेंट का वो रेजिडेंस का ट्यूटर होना चाहिए जिसको फ्रेंच और इंग्लिश दोनों आती हूँ, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। मैं सामने आया तो उसको ज़रा भी मतलब इवन अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश उसको नहीं आता था। तो खैर वो साथ वाला जो था उसने उसको एक्सप्लेन किया कि इसके साथ ये मतलब ट्रेजेडी हुई है, वो ट्रेन उससे निकल गई है और सब्सिट्यूशन हुई है। खैर उसने मुझे विजिट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे मेरी हॉस्टल की कीज़ हैंड ओवर कर दी। दैट वाज द होल इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ माय ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान टू फ्रांस। तो अकोमोडेशन का थोड़ा सा बताएं कि वो आपको इजीली मिल गई थी यहाँ पे, या क्या सीन था? यार अकोमोडेशन वैसे तो बड़े शहरों में मिलना मुश्किल हो जाती है, लेकिन इन बायोन लाइक सिटी, ये एक छोटा सिटी है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि मुझे क्रूज़ की अकोमोडेशन पहले मिली हुई थी। हाँ जी, जो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की, और आपको पता है दैट दिस इज़ द ग्रेट वन, ठीक है, सही बात है। और अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल है।
आपको सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज़ अंडर गवर्नमेंट, ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे ये पाकिस्तान से मिल गई थी भाई, मैंने हाँ जैसे जी। वीज़ा ऑब्टेन किया, मैंने इनको मेल की थी यूनिवर्सिटी को कि आई हैव गॉट माई वीज़ा, तो उन्होंने फ़ौरन मेरे लिए एक अकोमोडेशन बुक कर दी एंड देन आई पेड सम डिपॉजिट, और उसके बाद बिल्कुल, ये एक अचीवमेंट है, ये आपको पता है क्योंकि जो जलील हो रहे हैं वो भी हमने देखे वो हैं। हमने देखे हैं। तो आपको पता है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में, इवन पाकिस्तान में भी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं ना, तो आपको 3 चीज़ें बड़ा तंग कर रही होती हैं ना, मतलब आपके हाँ जी। आने वाले आपके लोग कैसे होंगे आगे, बिल्कुल बिल्कुल। आप खाएंगे क्या, हाँ जी। और आप रहेंगे कहाँ, रहेंगे ठीक है। क्या? ये तीन। अब उनमें से एक प्रॉब्लम तो फौरन सॉल्व हो गई थी मेरी, वो पाकिस्तान से बैठे हुए, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि आपको हॉस्टल मिल गया था, बस रूम नंबर भी मुझे पता था, बस आई हैव टू कम एंड गेट द कीज एंड दैट्स इट। बिल्कुल। अच्छा, तो हसीब भाई, अब तो आप फ्रांस आ गए हैं, लैंड हो चुके हैं, जी आप जी। यहाँ पे 2 वीक्स भी हो चुके हाँ हैं, जी। तो आपको एक्सपीरियंस कैसा है, फ्रांस कैसा लगा आपको? यार अभी तो मैंने फ्रांस देखा नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं मतलब आपको पता है 2 या 3 वीक्स हुए हैं और मैं यहाँ पे इसी सिटी में है। पहला वीक तो आपको पता है मेरा बड़ा वो गुजरा है कि मैं ना कोई किसी से मिला नहीं, ना मुझे पता था कोई पाकिस्तानी है, एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई मैं अकेला ही हूँ। हाँ। तो बड़ा ना वो डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि मैं ना यार दोस्तों में रहने वाला आदमी हूँ, बिल्कुल। ठीक है। तो जब मैं यहाँ आया मुझे कोई नहीं मिला, 4 दिन मैं कमरे में से निकल रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, ठीक है, और घर वालों से बात कर रहा हूँ या दोस्तों से बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में। तो ये सिनेरियो था, ठीक है। उसके बाद ये है कि मैंने फिर एक्सप्लोर किया बायोन को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल स्मॉल टाउन, ठीक है। इसमें हर चीज़ है, और इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है इस इलाके की कि ये खाली बायोन नहीं है, इसमें 3 इलाके जिस तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद आपस हाँ में जी, हाँ कंबाइंड जी। हैं, इसी तरह यहाँ पे 3 शहर इस तरह कंबाइंड हैं, जिसमें आपको पता है बायोन है, आंगलत है, और साथ में ब्याख्तज है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये तीनों शहर कंबाइंड हैं, और मज़ेदार चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्याख्ते जो है हमारा वो कोस्टल सिटी है, हाँ जी। वहाँ पे आपको समंदर की लहरें देखने को मिलती आपकी हंसी बता रही है सब कुछ जो हैं। है आप ना। समझे। समझ और गए लड़कों। लड़के आप समझ गए हैं मैं क्या हाँ। कहना चाह रहा हूँ, ठीक हाँ है। जी। और दूसरी ये चीज़ है कि बायोन में मतलब छोटा सा शहर है, आपको ज़्यादा ट्रैवल करने की नहीं पड़ती ज़रूरत, ठीक है। हर चीज़ें आपके मतलब आप पैदल भी जा सकते हैं चीज़ों के लिए, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, और जो कि बड़ी मज़ेदार है। मैं बताता चलूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे स्टूडेंट के लिए 8.5 यूरो का पास बनता है, और वो पूरे पर महीने मंथ का। पर मंथ का, और वो पूरे महीने आप ट्राम्प और पब्लिक बसेस पे फ्री सफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जहाँ मर्जी, तीनों शहरों में, ब्यातिस इवन हैंडाई तक, ठीक है। और यहीं से थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि फ्रांस में स्टूडेंट को और क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। हाँ, फ्रांस में यार स्टूडेंट्स को ना, मैं अगर बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। देखें, पहली चीज़, आप क्रूज़ में आए, अगर यूके से कंपेयर करें तो उस हिसाब से और बताएं। द यूके इज़ फॉर द टाइमिंग इज़ हेल्प फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। बिल्कुल। इवन बस पाकिस्तानी अब इस वजह से जा रहे हैं यूके के, वो एस्केप चाह रहे हैं पाकिस्तान से। और वीजा इजी है। हाँ, वीज़ा इजी है, अदरवाइज इट्स अ हेल्प फॉर देयर लिविंग देयर, ठीक है। मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। और इतनी सैचुरेशन है लंदन में कि लंदन अब गोरों का लगता ही नहीं है, वो लगता है बिल्कुल कि ऐसा ही देसियों है, का है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों का है। तो इस चीज़ का ख्याल है। तो अभी यूरोप मूवमेंट ज़रा आसान है, और यूरोप के लोग स्पेशली इस तरह के टाउन और इलाके जहाँ पे बहुत कम एक्सेस है, आपको पता है अभी भी यहाँ पे 5-6 पाकिस्तानी होंगे, दैट्स इट, ऐसा ही ठीक है। है, हमें कोई देसी मिला ही नहीं। हाँ जी। तो ये सिनेरियो है। और यूके के साथ कंपैरिजन, एक तो फीस यार अनबिलीवेबल फीस है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ीस है, एक सर्टन फ़ीस है, उसको समझ आती है कि यार आपकी 4,000 यूरो फ़ीस है, साल की एक फ़ीस है, ठीक है। और ये सिनेरियो समझ आता है, और ये भी मैक्सिमम फ़ीस है, ठीक है। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या कहीं मतलब और किसी इलाके में ढूंढें तो आपको और भी मिल सकती है, 2,000 वाली मिल सकती है, 1,500 यूरो वाली मिल सकती है। इवन अपना दोस्त एक आया हुआ है, वो आपको पता है 250 यूरो हाँ तक जी। गया हुआ है। तो ये सिनेरियो है। दूसरा ये चीज़ है, देखें, एक तो हो गया यूनिवर्सिटी फ़ी, दूसरा आपके रहने का, क्रूज़ की अकोमोडेशन बिल्कुल। चीप तरीन है, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा फैसिलिटी इनके पास है, हाँ ठीक जी। है। अकोमोडेशन में भी ये ज्यादा मेरा फैसिलिटेट मेरा कर रहे हैं। जो अपार्टमेंट है वो 18 मीटर स्क्वायर का स्टूडियो अपार्टमेंट है, ठीक है। उसमें किचन है, मेरा अपना बाथरूम है, और साथ में मतलब एक लिविंग स्पेस है, एक सर्टन लिविंग स्पेस हाँ है, जी। बैल्कनी है, इसमें स्टडी एरिया ठीक भी है, है। स्टडी एरिया भी है। तो वो मुझे 349 यूरोस पर मंथ पड़ रहा है, हाँ जी। ठीक है। और अभी दूसरी चीज़ बताएंगे तो वो ज़्यादा सरप्राइजिंग है स्टूडेंट्स के लिए। देखें, अब उसमें भी ये तो मेरा बेसिक रेंट है, अब उसके ऊपर क्या होता है कि काफ है यहाँ पे, ठीक है, आपका एक गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को, और यहाँ के मतलब स्टूडेंट्स, आने वाले स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ एक अमाउंट प्रोवाइड करती है आपके रेंट की अकॉर्डिंग। वो रेंट का 33 to 40% रेंट होता है, ठीक है। वो आपको जब मिल जाता है तो आपका रेंट कितना बचता है? इट्स अबाउट 240 250 ऑलमोस्ट 250 यूरोस रेंट फॉर 18 मीटर स्क्वायर अपार्टमेंट, हाँ। ठीक है। आप में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होता, कुछ ठीक भी है। नहीं है। उसके साथ
बात करेंगे हम फूड की। हाँ जी। ठीक है, खाने पे आ जाते हैं। पहले आपको 15-20 दिन 30 दिन नहीं पता चलेगा कि क्या सिनेरियो, तो आप खाना जाके खरीदेंगे। और वैसे भी अगर आप खरीद भी रहे हैं, हाँ। मतलब कारफोर से जाके चीज़ें लेके आ रहे हैं, अपने हम्म। लिए चीज़ें लेके आ रहे हैं, ग्रॉसरी कर रहे हैं, तो इट्स नॉट, ये एक्सीड नहीं करेगा, 80 यूरो से ऊपर नहीं जाने लगा। ये और ये जो 80 यूरो, ये थोड़ा सा बताएं कि ये पूरे महीने का ये है? पूरे महीने का, हाँ हाँ, जी। ये भी मैं रख रख करता चलूँ, हाँ। हफ्ते का नहीं है, पूरे महीने में 80 यूरो ही खर्च होंगे। और ये मैक्सिमम है? और ये मैक्सिमम है जिसमें आप बहुत यशी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अगर आप बहुत किफ़ायत शारी के साथ चल रहे हैं हाँ। तो 50 यूरो इज इनफ, ठीक है, बिल्कुल। फॉर यू। और दूसरी चीज़, अब इस यहाँ पे एक मजे की चीज़ ये है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री फूड है भाई। हाँ जी, ये सबसे फ्री बड़ी फूड चीज़ है। है। आपको यूनिवर्सिटीज़ आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है फ्री फूड। सबसे पहले बिल्कुल। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, हर 15 दिन में एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो क्रूज ही है, और वो आती है और आपको फ्री फूड डिलीवर करती है। वो एक बास्केट पूरी भर के देती है जिसमें हाँ। आपके पास दूध, अंडे, मतलब ऑयल, हर चीज़ आपके पास होती है। ठीक है, तो आपका वो जो ग्रोसरी का एक्सपेंस है, हाँ, वो वो भी 70% खत्म खत्म हो जाता है। बस आपको वो कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो ये है, तो आप समझ लेंगे आप 50 यूरो में ये, और ये आपका मंथली एक्सपेंस जो है ना यहाँ पे। हाँ, इसमें एक चीज़ ऐड करनी, आपकी सिम जो है वो 10 यूरो की, हाँ। मतलब उसका 10 यूरो का पैकेज है। और आपका वो 8.5 का वो आपका बस कार्ड का ट्रांसपोर्ट है, ये 20 यूरो और ऐड करने, तो आप 350 मैक्सिमम 350 यूरोस, हर चीज़ ओके, परफेक्ट। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ये एक स्टूडेंट का खर्चा है, मेरा ख्याल है। इससे ये एक बेहतरीन। और यही अगर यूके में देखा जाए तो ये अब कम से यूके कम में 1000 से भाई ऊपर मैं जाए। बताता हूँ आपको ना, यूके में मेरा एक दोस्त है, उसका महीने का जो खर्चा बनता है ना, जो खर्च बनता है, वो ऑलमोस्ट जो है ना, वो माइट भी लोगों का कम बनता हो, बाकी लोगों का, लेकिन चूंकि वो मतलब उसका लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है, तो वो कह रहा था कि वो ऑलमोस्ट 680 पाउंड्स बनता है। इसमें अकोमोडेशन भी शामिल है? अकोमोडेशन भी शामिल है, ठीक खाना है। पीना, ट्रैवलिंग, हर चीज़ शामिल है। 682 पाउंड्स, बहुत ज़्यादा है। बहुत मतलब हमारे से तो डबल है ना, सीधा सीधा। डबल है, बिल्कुल बिल्कुल डबल है। सही सही। अच्छा, तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आप जो अभी आने वाले बच्चे हैं, जो अभी प्रोसेस कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं आने के लिए या उनका होने वाला है, तो उनके लिए आप जो है क्या एडवाइस देंगे? यार मेरी उन सब के लिए ये एडवाइस है कि स्पेशली अगर फ्रांस आना है ना आपने, एक तो अपने ना आइट्स ज़रूरी है। ठीक है, ये एक मैंडेटरी चीज़ है। आपको अगर कोई कहे कि यार आइट्स नहीं होगा, वैसे हो जाएगा, तो आइट्स देखें। ठीक है ना, मेरे पास मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आइट्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने पीटी दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें एक अच्छा स्कोर था मेरा, इसी वजह से वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है दूसरी ये चीज़ है कि भाई वेलकम टू फ्रांस। ठीक है, अभी देखें, क्योंकि जर्मनी इज़ अ गुड डेस्टिनेशन, बट मसला ये है कि अपॉइंटमेंट्स का बहुत इशू है, एंड यू नो वो CGPA की एक स्लैब रखते हैं, वो प्रायोरिटी पे चले जाते हैं। ठीक है, उसके साथ यूके में आपको फीसिस का और सैचुरेशन का बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है, अब आएँ फ्रांस आएँ, इट्स ईजी। और यहाँ पे जब आएंगे ना यार, आने से पहले ना हर चीज़ मुश्किल लग रही होती है, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं ना, तो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, तो आपको मज़ा आता है। और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, मैं जब आया था तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फुली डिप्रेशन में हूँ, और आई वाज थिंकिंग कि भाई मैं अपनी कंफर्ट लाइफ छोड़ के क्यों डिसीजन मैंने ये किया, और मैंने क्यों अपनी जो है ना वो अपनी रोजी रोटी पे लात मार के ना मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं अच्छा भला मैनेजर आदमी था वहाँ पे ना, तो ये बड़ा ख्याल आता है आपको रात को सोने से पहले, सुबह उठने के साथ फिर ये ख्याल आ जाता है। तो 4 दिन 5 दिन, फिर उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये महद भाई हैं और भी मेरे फैज़ है, 2-4 दोस्त, कदीर है, तो मिले मुझे, उनके साथ बड़ा अच्छा लगा, और उनके साथ फिर ज़रा पाकिस्तानी वाला माहौल हो गया। ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज गुड। और इसके साथ ये है कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी। हाँ, यूनिवर्सिटी की लाइफ बताता चलूँ भाई, जस्ट फॉर एडिशन, कि ये पढ़ाते हैं ये यूके वाले नहीं ये है। यूके वाले नहीं है, ये पढ़ाते हैं, और आप यहाँ डिग्री लेने ही आए। ठीक हाँ है, नो डाउट आपको वो वर्किंग आवर्स अलाउ करते हैं पार्ट टाइम के लिए, बट ये फोकस है, ये स्टडी ओरिएंटेड है। आपकी डिग्री वर्थ करेगी जब आप डिग्री कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो डिग्री करके निकल रहे हैं उसकी वर्थ नहीं है, जस्ट लाइक यूके। ठीक है, आप यहाँ से जब डिग्री करके निकलते हैं उसकी बड़ी वर्थ है, और वो एक जैसा एक जर्मन जो एक फ्रेंच स्टूडेंट स्टैंडर्ड रखता है, वो ये आप रखते हैं बस आप। और उसमें जो समझ लें जो डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, वो आते हैं लैंग्वेज बैरियर पे। हाँ जी, हाँ, मेन जो है, अगर आपकी लैंग्वेज B2 लेवल की है और आपने यहीं से डिग्री की है, तो आप फ्रेंच के बराबर ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये इक्वल राइट्स पे बिलीव करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पे बिलीव करते हैं, और लोग अच्छे हैं, मतलब थोड़े से रिजर्व रहने वाले लोग हैं, लेकिन लोग अच्छे हैं, और हेल्प करते हैं आपकी चीज़ों में, आपको बड़े प्यार से मिलते हैं, और टीचर्स आर सो गुड। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में भाई सीधी सी बात है, पढ़ाई कराते हैं। और मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि पढ़ना है, और डिग्री भी आपकी पास हो जाएगी, और आप
मतलब कुछ बन के निकलोगे। कुछ बन के निकलोगे और आप यूरोप एक्सप्लोर कर लोगे। सबसे बड़ी चीज़, जर्मनी में भी शेंजन वीज़ा है और भाई ये भी शेंजन वीज़ा है, हाँ 27 जी, कंट्रीज आपको यहाँ भी अलाउ करेंगी। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। आ जाएं और एक्सप्लोर द फ्रांस एंड इट वुड बी द ग्रेट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। हाँ जी, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया था आपसे, थोड़ा सा बच्चे जो मेन चीज़ के लिए यहाँ पे आते हैं ना, वो जॉब के लिए आते हैं, तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं यहाँ पे, और जॉब मिल जाती है इजीली? आपके इस केस में क्या सिनेरियो? यार जॉब के लिए मेरा सिनेरियो बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा। हाँ, दूसरा ये है कि यहाँ पे ना जब लोग मतलब हमारे न्यू स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं तो वो जॉब के लिए बड़े ना वो प्रेशराइज अपने आप को फील करते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है भाई, बहुत चिल सीन है, आपके पास यहाँ पे ठीक ठाक जॉब्स हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो ये खैर हमारा इलाका तो थोड़ा सा वो आपको समझ लें कि टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट प्लेस है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना वो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिल जाती हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कम थोड़ी सी एफर्ट करके A1 लेवल का कर रहे हैं ना फ्रेंच, हाँ, कोई मतलब थोड़ी सी एफर्ट, जब से प्रोसेस शुरू करें तब से फ्रेंच लर्निंग स्टार्ट करते हैं। आपने प्रोसेस शुरू किया है और आप साथ में ही जो है ना वो एलियंस फ्रांस से आप अपना वो एडमिशन दे दें उसका लैंग्वेज का, आप B1 लैंग्वेज करके आपको थोड़ा बहुत बोलना आता है ना, हाँ जी, तो आपको वो गोरा हायर कर लेगा, बिल्कुल ऐसे ठीक है। इसमें कोई वो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है और इजीली हायर कर लेगा, ठीक है। फॉर्चुनेटली भाई हमारे केस में तो आपको पता है पॉजिटिव रिजल्ट्स थे और मैं फॉर द टाइम बिंग अभी एक एज अ किचन असिस्टेंट काम कर रहा हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे ठीक ठाक मुझे पे मिलती है भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि वहाँ पे वो भी सारे फ्रेंच स्पीकिंग है, बट उनमें कुछ इंग्लिश स्पीकिंग भी है, लेकिन वो ये है कि हम फ्रेंच की क्लासेस भी ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इट्स डे बाय डे इट्स इम्प्रूविंग, उनके साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को कि आप A1 लेवल ताकि आप हेलो हाई कर सकें, दो चार फिक्रें समझ सकें, तो वो ना वो आप बता रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयर को कि देखो मैंने सीखी हुई है और मैं इंटीग्रेट कर जाऊंगा आपकी कम्युनिटी में, और मैं अभी मेरी यूनिवर्सिटी भी मुझे फ्रेंच सिखा रही है, तो वो फिर जिसे कहते हैं ना वो एक पॉजिटिव जेस्चर चला जाता है आपका अपने एम्प्लॉयर की तरफ। हाँ जी, और दैट्स ऑल। चलें यहाँ पे हम ब्लॉग को एंड करते हैं। आसिफ भाई थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी फिर, और आपने बच्चों को अच्छा गाइड किया है। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अगले बंदे के साथ। मैं आपको 2-3 का और एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो लोग आपको डराते हैं कि फ्रांस यूरोप इस साइड पे नहीं जाना, लैंग्वेज का बैरियर है, बिल्कुल नहीं जाओ, क्या करोगे, तो उससे डरना नहीं है, उनको आपने बस करके दिखाना है, क्योंकि हर बंदा आपको यही कहता है कि यार इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन जब आप वो कर जाते हो तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। अल्लाह का नाम लें, अपना प्रोसेस शुरू कराएं, कंप्लीट करें और फ्रांस आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।